नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए गणित विषय की और रीट जो एग्जाम है उससे संबंधित जो मटेरियल है, गणित की शिक्षण विधियां, उसकी वीडियो, उसकी विशेष सामग्री जो है आपके लिए लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज जो है हम आपके लिए प्रयोगशाला विधि जो है वो लेकर आए हैं। इसकी चर्चा जो है हम आपके साथ करेंगे। इससे पहले हमने विश्लेषण है, संश्लेषण है, आगमन है, निगमन है, विश्लेषण संश्लेषण की तुलना, आगमन निगमन की तुलना, इस प्रकार के जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर हम आए हैं। बहुत सारे बच्चे उसको देख भी रहे हैं, उसका फायदा आपको निश्चित रूप से होने वाला है, ये अपना दावा है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि आप तक जो मैटर है, उपयोगी जो मैटर है वो आप तक उपलब्ध करवाना, आप तक पहुंचाना, जो हमारा काम है उसका निर्वहन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि है, इसके अंदर इसके नाम से समझ में आ जाता होगा कि किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी समस्या के ऊपर, किसी भी सिद्धांत के ऊपर, किसी भी सूत्र के ऊपर, किसी भी नियम के ऊपर हमें क्या करना होता है, कोई प्रयोग करना होता है। और प्रयोग के द्वारा क्या करेंगे, मतलब करके सीखना, क्रिया करके सीखना, इस शिक्षण सिद्धांत पर ये प्रयोगशाला विधि आधारित है। करके सीखना मतलब करके देखो ये बात जो बताई जा रही है ये सत्य है या नहीं है। मतलब किसी नियम, किसी सिद्धांत, किसी सूत्र की सत्यता की यदि आपको जांच करनी है तो प्रयोगशाला विधि जो है वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, साइंस वाले बच्चे इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि साइंस से जैसे ही बायोलॉजी लिया आपने, मैथ्स लिया, तो बायोलॉजी में जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ये साइंस के जो सब्जेक्ट है, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि प्रयोग का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और प्रयोग के माध्यम से देखा जाता है। जैसे प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाना, हाइड्रोजन गैस बनाना, ऑक्सीजन गैस बनाना, और भी बहुत सारे प्रयोग करके हम इस चीज को, सत्यता को तोला पर तोल सकते हैं। ठीक है, तो बात यहां पर हमें करनी है गणित की। देखो गणित जो है वो अपनी संस्कृति व सभ्यता का आधार है, दर्पण है। ये परिभाषा किसकी है ये तो मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो फिजिक्स है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये सारी की सारी कह सकते हो गणित के उप विषय हैं, उप विषय। ठीक है, और सारे के सारे विषय जो है उनमें गणित का रोल है। बिना गणित के हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति या हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले काफी समय पहले गणित में कोई प्रैक्टिकल वगैरह कोई सिस्टम नहीं था। अभी आप देख रहे होंगे गणित में भी प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल 12वीं में भी होता है, वो प्रैक्टिकल कॉलेज लेवल में भी होता है ना। हाँ, ठीक है, तो उच्च कक्षाओं के लिए ये विधि जो है, प्रयोगशाला विधि है, बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अत्यंत लाभकारी विधि है बच्चों के सीखने के लिए, उनके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इस विधि के माध्यम से, प्रयोगशाला विधि के माध्यम से बच्चे जो हैं, सामान्य जो चीजें होती हैं उनकी जानकारी तो लेते ही लेते हैं, जो सैद्धांतिक बात है, उसके अलावा उप विषय जो है उनकी जानकारी भी बच्चों को कह सकते हो समझ जो है विकसित बच्चों में हो जाती है। तो इसी प्रकार के मैटर की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और ये जो बात होता है ना, करके सीखना, क्रिया और सीखना, ये पूछा गया रीट लेवल 2 में 2022 में प्रश्न। ठीक है, तो एक एक बिंदु की चर्चा करते हैं, बने रहे हमारे साथ और आनंद लें वीडियो का। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, बात कर रहे हैं प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि की हम चर्चा कर रहे हैं मैथ्स में। ये नई विधि है वैसे,
वैसे तो नई नहीं है, परंतु हमें इसको लागू किए हुए बहुत सारे कह सकते हो बहुत सारे साल नहीं हुए, बहुत सारा टाइम नहीं हुआ। विज्ञान की सभी शाखाओं में, विज्ञान की सभी शाखाओं का मतलब क्या हो गया, जितनी भी विज्ञान की किताबें हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे जूलॉजी है, चाहे बॉटनी है, चाहे भौतिक विज्ञान है, चाहे रसायन विज्ञान है, चाहे गणित है, ये सारी विज्ञान की शाखाएं हैं। सभी शाखाओं के अध्ययन के लिए यदि इन शाखाओं का अध्ययन आपको करना है तो सबसे उपयोगी विधि जो है वो कौन सी है, प्रयोगशाला विधि। विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी, अत्यंत कारगर, अत्यंत महत्वपूर्ण जो विधि है उसका नाम है प्रयोगशाला विधि। आगे चर्चा करते हैं। इस विधि में क्या होते हैं, बालक क्या करते हैं, स्वयं प्रयोगशाला में जो उपलब्ध उपकरण होते हैं, बालक खुद ही क्या करते हैं, प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को, उन यंत्रों को या इसके अलावा कोई सामग्री है उसकी सहायता से गणित के तथ्य हैं, गणित के नियम हैं, गणित के सिद्धांत हैं और दो तथ्यों के बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। बात समझ में क्या करना चाह रहा है? देखो बात ये कर रहा है कि ये जो प्रयोगशाला विधि है, इस विधि के अंतर्गत बच्चा जो होता है वो स्वयं मतलब अपने आप गणित की जो प्रयोगशाला होती है उस प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं, जो यंत्र होते हैं या इसके अलावा जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उस सामग्री को काम में लेते हुए, उस सामग्री को काम में लेते हुए किसी सूत्र, किसी नियम, किसी सिद्धांत या दो तथ्यों के बीच में कोई संबंध है, उन संबंधों की सत्यता की जांच करता है। इस विधि की प्रोसेस है, ये प्रोसेसिंग है इस विधि की कि प्रयोगशाला के जो उपकरण है, यंत्र है, कोई सामग्री है, उस सामग्री का उपयोग नियमों को, सिद्धांतों को कह सकते हो, सूत्रों को, दो तथ्यों के बीच में संबंधों को, जो संबंध उनके बीच में है उनकी सत्यता की जांच करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये बात कही जा रही है आपको दूसरे बिंदु में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका प्रयोग या इसका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में किया जाता है। मतलब ये सारी की सारी चीजें यदि करते हैं, बच्चा खुद अपने हिसाब से करता है कि तथ्य का है, नियम का है, सिद्धांत है, संबंध है तथ्यों के बीच में, उनकी सत्यता की जांच यदि कोई बच्चा अपने आप कर लेता है तो उस बच्चे के अंदर एक गुण विद्यमान हो जाता है, गुण विकसित हो जाता है कि उस बच्चे के व्यवहारिक समस्याएं, उस बच्चे की जो व्यवहारिक समस्याएं जो आगे उसके सामने आने वाली है उन समस्याओं को हल करने में वो क्या करता है, इस प्रयोगशाला विधि का उपयोग करना शुरू कर देता है। ये फायदा हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके आप किसी चीज की सत्यता की जांच कर लेते हो। अब व्यवहार में जब भी आपके सामने वो बात आती है तो आपने उस चीज पर क्या किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो भी व्यवहारिक जो समस्या आपके सामने उससे संबंधित आएगी, हम क्या कर सकते हैं, बच्चा क्या कर सकता है, उसको आसानी से उस समस्या को हल कर सकता है। आगे चलते हैं। यह विधि क्रिया से सीखना, इसको वैसे भी कर सकते हो करके सीखना, करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ये विधि है, ये क्रिया से सीखना यानी करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। और ये लाइन जो है इसका प्रश्न पूछा गया है रीट लेवल 2 में और 2022 में। वो प्रश्न आएगा भाई, प्रयोगशाला विधि कौन से सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया से सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, करके सीखना, एक ही बात है, मतलब करो फिर सीखो। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न। आगे चलते हैं। गणित की प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण होते हैं, गणित की प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण होते हैं। हालांकि हम क्या क्या करते हैं, केवल इनके नाम सुनते हैं और हमें जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं उस विद्यालय में ये चीजें हमें देखने को मिलती भी नहीं है, मिलती नहीं है, ये इसकी कमी है, कमी है इस प्रयोगशाला विधि की, जो आगे पढ़ेंगे। उपकरण कौन कौन से हैं, तो गणित की प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण जो होने वाले, ज्यामिति के उपकरण, ज्यामिति पढ़ते हो ना उसके उपकरण, जैसे गोला है, घन है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इसका कोई मॉडल होगा, इसका कोई मॉडल होगा, त्रिभुज का मॉडल होगा, चतुर्भुज का मॉडल होगा,
सबके मॉडल होंगे। इसको देखते ही बच्चे के दिमाग में आ जाएगा गोला ऐसा होता है। तो इस जैसी कोई चीज जैसे ही बच्चे के सामने व्यवहारिक समस्या के रूप में आती है तो बच्चा उस समस्या का क्या कर लेगा, निजात पा लेगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा ये आकृति उससे मिलती है तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए, वही संबंधित चीजें। इसके बाद है तराजू, तुला, कैंची है, सर्वे करने के औजार है, उपकरण है, थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर होता है, लीवर भी होता है, गोलियां, कांच की गोली, स्टील की गोली, कोई भी प्रकार की गोली, ग्राफ पेपर, स्लाइड रूल होता है जिसको रूलिंग किया जाता है, लेबल होता है चिपकाने के लिए, कैलिबर भी होता है, गणना करने की मशीन भी होती है जिसको कैलकुलेटर कह सकते हो, सेक्सटेंट होता है ये भी होता है, कंप्यूटर भी इसका उपकरण होता है, माप तोल के साधन भी होते हैं, कोई फीता वगैरह, ठीक है। आयकर चार्ट होता है, इनकम टैक्स चार्ट, इनकम टैक्स चार्ट, आयकर चार्ट भी इसका होता है, बाजार का भाव जो चल रहा है सेंसेक्स वो भी इसका होता है, बैंक की दरें, मतलब बैंक की जो दरें हैं, ब्याज देने वाली ब्याज लेने वाली, ये इसके अंदर होती है, और जनसंख्या संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं उनका क्या होता है, चार्ट होता है। तो ये हमने केवल क्या किया है कि मुख्य मुख्य जो चीजें हैं इसके उपकरण के रूप में वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर डालने का प्रयास किया है। तो आपको एक बार वापस रिपीटेशन में आपको इसको पढ़ लेना है, सुन लेना है बात को, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि गणित, मान लीजिए किसी बच्चे की गणित है और वो गणित का टीचर लगेगा, तो टीचर लगेगा तो उसका देखो एक खुद की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि टीचर जो होता है बच्चों का भविष्य होता है, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी संस्था के जो बच्चे हैं जिसको गणित पढ़ाने वाले हो उनके लिए गणित की प्रयोगशाला का निर्धारण, उसकी स्थापना, उसके उपकरण जो है उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब कैसे करते हैं वो आगे की बात है, जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें पता ही होना चाहिए ना गणित की जो प्रयोगशाला होती है उसके अंदर कौन कौन से उपकरण होते हैं, हमें पता होना चाहिए। और जो देखो सारे के सारे उपकरण आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हो तो उस कक्षा संबंधी जितनी भी चीजें आवश्यक है सारी की सारी क्या कर सकते हो, इसके अंदर शामिल कर सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें क्या किया जाएगा, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल, विभिन्न आकृति जिसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, घन है, गोला है, बहुत सारी चीजें है ना, ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल की बात करते हैं, इनको प्रयोगशाला में ज्ञात किया जाता है और क्या किया जाएगा, सूत्र का निर्धारण किया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफलों को प्रयोगशाला में ज्ञात किया जाएगा और ज्ञात करने के बाद सूत्र का निर्धारण किया जाता है और उस सूत्र की सत्यता की जांच की जाती है। अब इससे क्या होगा, बच्चों में वस्तुओं और चित्रों से, देखो ये उपकरण बच्चे के सामने आ जाएंगे, जैसे ही उनको आप बता देते हो तो बच्चों में क्या होगा, जैसे ही इस प्रकार की कोई वस्तु है, कोई चित्र उनके सामने आएगा व्यवहार में, भविष्य में, तो बच्चे को इसके बारे में जानकारी पहले से ही है, तो बच्चों के लिए ये फायदेमंद वाली बात होगी कि बच्चों को वस्तुओं चित्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त पहले से ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लेखा चित्र, लेखा चित्र, ग्राफ पेपर की बात करो, प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता है। लेखा चित्र जो होते हैं, ग्राफ पेपर लिखा रहता है, ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर जो है इनका प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और प्रयोगशाला में अध्ययन करने के साथ साथ उनमें तुलना की जाएगी। तुलना, तो बच्चा तुलना करना भी सीखेगा और ग्राफ पेपर को पढ़ना लिखना भी समझेगा। ठीक है, तो ये काम इसके अंदर किया जाता है। इस विधि को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इस विधि को सफल बनाने की जिम्मेदारी जो है वो है अध्यापक की, गणित के अध्यापक की। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीज जो है गणित के अध्यापक पर ही निर्भर करेगी। हो सकता है आपके विद्यालय में गणित के प्रयोगशाला के सारे उपकरण हो, परंतु अध्यापक जो है उसमें ऐसी क्षमता नहीं है, उसके पास ऐसी सूझबूझ नहीं है, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपके प्रयोगशाला के उपकरण जो हैं वो न के बराबर काम आने वाले हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो बात करते हैं कि प्रयोगशाला विधि को सफल बनाने का काम किसका है, अध्यापक का है। और अध्यापक की क्या चीजें होंगी, अध्यापक की स्वयं की क्षमता, अध्यापक में क्षमता ही नहीं है उपकरणों का प्रयोग करने की, उसको खुद को ही नहीं पता, तो फिर क्या मतलब निकला। तो उसकी क्षमता और सूझबूझ पर निर्भर करेगा इस विधि की सफलता जो है
वो अध्यापक की क्षमता और उसकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। यदि अध्यापक सक्षम नहीं है, उसके सूझबूझ, ज्यादा सोचने समझने वाला इंसान नहीं है, बाकी गणित के अध्यापक ऐसे नहीं होते कि जिनको सूझबूझ नहीं है, होते हैं क्योंकि भी दिमाग में समझ है तभी तो ये काम गणित वाला पढ़ाने वाला उन्होंने पकड़ा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अध्यापक की क्षमता और अध्यापक की सूझबूझ पर ये विधि जो है इसकी सफलता निर्भर करती है। अब देखो, जब जरूरत पड़े, यह नहीं है कि सारी की सारी गणित की क्रियाएं हैं प्रयोगशाला के माध्यम से पढ़ी जाए, अध्ययन की जाए, संभव नहीं है। गणित की सारी क्रियाएं जो है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी इसके कह सकते हो टॉपिक है, या ये भी कह सकते हो गणित की शाखाएं जो हैं, उन सारी की सारी शाखाओं का अध्ययन प्रयोगशाला में संभव नहीं है। जहां आवश्यक हो वहीं पर प्रयोग करें। ऐसा ही नहीं है कि पढ़ाई नीति को नहीं, चलो प्रयोगशाला में चला तो भी एक ही होगा। तो जब आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता अनुसार प्रयोग करवाए जाए। जब जरूरत पड़े ना, कमा प्रयोग संभव है, जहां संभव हो और प्रयोग के माध्यम से किसी समस्या, किसी सूत्र, किसी नियम, किसी सिद्धांत, किसी संबंध की सत्यता की जांच हो सके तभी प्रयोगशाला में जाना है, अन्यथा नहीं जाना है। तो प्रयोग तभी करवाया जाए जिससे क्या होगा, बालकों को गणित के व्यवहारिक पक्ष की जानकारी मिलेगी। मतलब व्यवहारिक पक्ष का क्या होगा, ज्ञान होगा। जब जरूरत हो ना तभी लेके जाएं। इससे क्या होगा, गणित के व्यवहारिक पक्ष का बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि किसी चीज को आप करके देख लेते हो तो वो चीज व्यवहार में आ जाती है, व्यवहार में आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने होम साइंस ले रखी है, होम साइंस में खाना पकाना सब कुछ आता होगा, उसमें लिखा है कि रसगुल्ला कैसे बनाते हैं। तो रसगुल्ला बनाने के लिए आपको सामग्री लिखी हुई मिलेगी, आपको प्रयोगशाला वाली किताब में आपने पढ़ लिया। और यदि सैद्धांतिक रूप से आपसे पूछा जाए तो आपको रसगुल्ला बनाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी आती है, क्योंकि आपने किताब से रट रखा है, सीख रखा है। पर यदि क्या वास्तव में आपको रसगुल्ला बनाना आता है? वास्तव में नहीं आता। और यदि आप रसगुल्ले बनाने की प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करें, मतलब प्रयोग करके प्रैक्टिकल में यदि आप 2, 4, 5 बार रसगुल्ला बनाना सीख जाते हो तो फिर आपके व्यवहार में रसगुल्ला बनाना नहीं आएगा। आपको उस सारणी को याद करना पड़ेगा कि क्या लेना, क्या किस प्रकार से बनाना है, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बात आ गई व्यवहार में। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जब आवश्यकता अनुसार, मतलब जब आवश्यकता पड़े और जहां गणित में आवश्यकता हो, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो है, बालक जो है, उनके गणित के व्यवहारिक पक्ष की जानकारी उनको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इस विधि के लाभ क्या है, क्या फायदा है इस विधि का। तो प्रयोगशाला विधि के लाभ क्या है? पहली बात तो यह है कि इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि करके देखा तो ज्ञान स्थायी है, भूला थोड़ी। एक बार चाय बनानी सीख गया तो क्या भूल लांगा ना, आगे यहाँ सीखांगा बढ़िया क्या बनाए जावे। यदि आपने घर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जावे तो बिन खराब क्या पाई जावे तो आप ताकि आगे कदावे तो चाह मांगे ही नहीं। तो ज्ञान स्थायी होता है इसके द्वारा, पहला फायदा। नंबर 2, इसका ज्ञान क्या रहता है, सक्रिय रहता है। इसका ज्ञान क्या रहता है भाई, सक्रिय रहता है। तथा स्थूल, स्थूल का मतलब होता है सामने चीजें हैं, सब स्थूल भौतिक चीजें हैं, तथ्यों पर आधारित है। मतलब सब चीजें, देखो उपकरण सारे के सारे क्या है, स्थूल है, सब सामने है, भौतिक रूप में विद्यमान है। तो ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 2, ज्ञान सक्रिय रहता है। नंबर 3 की बात करें कि क्यों रहता है ज्ञान सक्रिय, क्योंकि स्थूल तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए। आगे बात करते हैं, इससे क्या होगा कि गणित के जो उपकरण है, उन उपकरणों की कुशलता पूर्वक उनका उपयोग करना आ जाएगा। गणित के उपकरणों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना आ जाएगा यदि प्रयोगशाला मेथड का आप प्रयोग करते हैं। ये हो गया। अगर आप जो है उसकी बात करें कि निरीक्षण व तर्क करने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में जाएगा तो निरीक्षण करेगा और तर्क भी करेगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा। तो निरीक्षण व तर्क करने की जो क्षमता है बच्चों में इस विधि के माध्यम से विकसित होते हैं, विकास होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विधि जो है अत्यंत ही क्या है, उपयोगी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विधि अत्यंत ही उपयोगी है। उपविषय, उपविषय को मतलब है जका विषय गणित जुड़ेला ही जका में गणित को यूज है, चाहे वह ज्योग्राफी है,
चाहे वह भौतिक विज्ञान है, चाहे वह रसायन विज्ञान है, चाहे वह जीव विज्ञान है, चाहे और कोई सी भी, चाहे इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, चाहे अकाउंटेंसी है, जिसके अंदर गणित आती है, जिसमें गणित का रोल है, वो सारे के सारे क्या है, गणित के उप विषय है। तो इन उप विषयों का एक दायरा होता है, कह सकते हो कि इन उप विषयों की जो एक सीमा पहले से निर्धारित होती है, उस सीमा से बाहर भी प्रयोगशाला विधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, समझ प्राप्त की जा सकती है। तो उप विषयों का निर्धारण सीमा से बाहर ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है और विशेष सामग्री के विभिन्न पक्षों की जानकारी बच्चे को मिलने वाली है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये इसके लाभ है और ये प्रयोगशाला विधि है। अब बात करते हैं आगे की बात क्या करें कि इसमें कमियां क्या हैं। तो दो मुख्य कमियां हैं, उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर देता हूं, उनकी चर्चा मैं आपके साथ कर ही देता हूं। बिठा दूं इधर से या उतारोगे? चलो उतारना चाहो तो 1 सेकंड उतारो, नहीं कर देता हूं। इतने में आ जाएगा, यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, इतने में आ जाएगा भाई। देखो कमियां हैं यानी सीमाएं क्या है इसकी? क्या सीमाएं है? खर्चीली, मतलब अधिक वे, देखो भाई प्रयोगशाला विधि है भी उपकरण की जरूरत पड़े और उपकरण की जरूरत पड़े तो वहां पर खर्चो लगे क्योंकि खरीद के लाना पड़े। तो उपकरण की खरीद करांगा तो पैसा लगेगा, खर्चो लागेगो और खर्चो लागेगो को मतलब क्या होगा कि आ विधि जी है आ खर्चीली है, इस पर अधिक उपकरण जो है उस प्रयोगशाला विधि में जो उपकरण होते हैं उन पर वे ज्यादा करना पड़ता है। और इसी कारण से वर्तमान यदि आर्थिक परिस्थिति देखी जाए, वर्तमान आर्थिक परिस्थिति देखी जाए तो उसके कारण सभी विद्यालयों में प्रयोगशाला विधि का उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि खर्चो लागे भाई, और खर्चो लागे तो खर्चो आप लगानो चावा को नहीं, और लगानो भी चावा गोजी में है ही को नहीं तो क्यों लगावा, और यदि मांगत करके भी लगाना चावा तो आप पहले ही कर रखी है तो अपन देवे कौन। और अब आप ज्यादा सोचने वाली को नहीं है, अति सोचने वाली है कि उपकरण जो खरीदने हैं वो पैसे लगेंगे, खर्चा लगेगा, तो विधि क्या हो गई? खर्चीली हो गई। ठीक है, नंबर 2, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, छोटी कक्षा भाई बात कराते 10वीं तक कभी प्रैक्टिकल की कोई उपकरण संबंधी प्रयोगशाला देखी है? कौन देखी? क्यों कौन देखी? क्योंकि इजा तक जरूरी भी को नहीं, उपयोगी को नहीं। और चलो तो 10वीं क्लास का टापर तो और भी समझदार हो जाए तो उसका इजा उपयोग इसको करे जा सके, बढ़िया हुआ। पर यदि 8वीं क्लास नीचे टापरा की बात करा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, यदि आप क्लास ही अन बोले जाओ छोटी क्लास 1 2 3 4 5, यदि इन क्लासों में कक्षाओं में यदि आप प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं तो क्या बच्चे इन प्रयोगशाला विधि के उपकरणों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करेंगे? बेटा पर प्रयोगशाला विधि का जगह उपकरण इन्हें वो खेलेंगा, बस समझेंगे आपने लेके ही है खिलौना ही, खिलौने हैं तो वो क्या करेंगे? इनसे खेलना शुरू करेंगे, तो बाकी क्या काम आनी है भाई। तो इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए विधि क्या है? ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम एक दूसरी विधि की चर्चा आपके साथ करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।